नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पल पर बात कर रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जिस पर थोड़ी धुंध छाई हुई है। छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन। बिल्कुल। 3 अप्रैल 1680, रायगढ़ किला, और उम्र सिर्फ 50 साल। हाँ, और सवाल यह है कि इतनी कम उम्र में उनका निधन कैसे हुआ? क्या ये स्वाभाविक था, मतलब किसी बीमारी की वजह से, जैसा कि कई उस वक्त के स्रोत कहते हैं, या फिर जैसा कुछ बाद की कहानियों में बखरें दावा करती हैं कि इसके पीछे कोई साजिश थी, जहर दिया गया था? इसी गुत्थी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आज। हम कई अलग अलग तरह के ऐतिहासिक स्रोतों को देखेंगे। हाँ, जैसे हमारे पास समकालीन दस्तावेज हैं, जेधे शकावली है, अंग्रेजी, डच, फारसी रिकॉर्ड्स हैं जो उस वक्त के लोगों ने लिखे, बाहर वालों ने भी, और फिर बाद की बखरें भी हैं, शिव दिग्विजय, चिटनीस बखर। हाँ, जो काफी बाद में लिखी गई। और एक लेख जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, शिवाजी महाराज की मृत्यु, एक रहस्य या साजिश, उसके भी कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। हमारा मकसद यही है कि इन अलग अलग बातों को, अलग अलग सबूतों को सामने रखकर देखें और समझने की कोशिश करें कि ये अलग अलग राय क्यों बनी और तथ्य किस ओर इशारा करते हैं। तो चलिए पहले उस बात से शुरू करते हैं जिसे ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि शिवाजी महाराज की मृत्यु प्राकृतिक थी, किसी बीमारी से। हाँ, ये जो मुख्य धारा का नजरिया है, इसके पीछे वजनदार समकालीन सबूत हैं, जैसे अंग्रेजी फैक्ट्री रिकॉर्ड्स। अच्छा, वो क्या कहते हैं? वो 16वीं सदी के ही हैं और साफ लिखते हैं कि शिवाजी महाराज को 12 दिन तक ब्लडी फ्लक्स से पीड़ित थे। ब्लडी फ्लक्स मतलब खूनी पेचिस? हाँ, खूनी पेचिस, डिसेंट्री, और उसी से उनका देहांत हुआ। और 17वीं सदी में तो ये बहुत खतरनाक बीमारी रही होगी, है ना? और डच रिकॉर्ड्स, उनमें भी कुछ ऐसा ही है। हाँ, डच डायग रजिस्टर है 1680 का ही, उसमें भी बीमारी का जिक्र है। दिलचस्प यह है कि उसमें एक लाइन है, शायद जहर दिया गया हो। ओह, तो जहर की बात वहां भी है? हाँ, पर वो उसे सिर्फ एक अटकल, एक संभावना बताते हैं। साफ लिखते हैं कि इसका कोई पक्का सबूत उनके पास नहीं है, मतलब एक सुनी सुनाई बात जैसी। ठीक है, और मुगल स्रोत वो क्या कहते हैं? मुगल इतिहासकार साकी मुस्तैद खान की मासिर आलमगीरी में जिक्र है कि शिवाजी को खून की उल्टी हुई। खून की उल्टी? हाँ, और वजह बताई गई है या तो बहुत ज्यादा गर्मी या फिर कोई बीमारी। और शायद सबसे अहम समकालीन मराठा स्रोत, जेधे शकावली। हाँ, वो तो घटनाओं का एक सीधा साधा रिकॉर्ड है ना? बिल्कुल। उसमें बस इतना लिखा है कि शिवाजी महाराज का निधन रायगढ़ में हुआ। किसी साजिश का, जहर का कोई इशारा तक नहीं, जीरो। तो मतलब जदुनाथ सरकार और जीएस सरदेसाई जैसे बड़े इतिहासकार भी इन्हीं समकालीन सबूतों के आधार पर मानते हैं कि मृत्यु प्राकृतिक थी। सही। उनका मानना है कि वजह शायद पेचिश या तेज बुखार जैसी कोई गंभीर बीमारी ही थी, जो उस जमाने में आम थी और जानलेवा भी। लेकिन एक बात और आती है, कुछ लोग कहते हैं, जैसे उस लेख में भी जिक्र है, कि वो तो अपनी मृत्यु से ठीक पहले बिल्कुल ठीक थे। कॉज़्मे दा गार्डा का हवाला दिया गया है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक वाली बात, इससे थोड़ा सावधानी से लेना होगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी और डच रिकॉर्ड्स जो बिल्कुल उस वक्त के हैं, वो बताते हैं कि वो आखिरी दिनों में बीमार थे, कमजोर थे, और ये भी हो सकता है ना कि सालों की जो मेहनत थी, लड़ाइयाँ, प्रशासन की चिंता, उसका असर शरीर पर पड़ा हो। ये भी मुमकिन है। तो बिल्कुल ठीक वाली बात शायद थोड़ी बढ़ा चढ़ा कर कही गई हो, या फिर किसी कम भरोसेमंद स्रोत पर आधारित हो। ठीक है, तो ये तो हुई प्राकृतिक मृत्यु वाली बात, जिसके पक्ष में समकालीन सबूत ज्यादा मजबूत लगते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर, साजिश और जहर। यहाँ चीजें थोड़ी पेचीदा हो जाती हैं, है ना? हाँ, ये सिद्धांत कहता है कि मौत स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि उन्हें उनके ही कुछ बड़े मंत्रियों ने जहर दे दिया था। कौन मंत्री? नाम क्या है? मुख्य रूप से नाम आते हैं मोरोपंत पिंगले, जो पेशवा थे, अन्नाजी दत्तो, जो सुरनीस थे, और राहूजी सोमनाथ सबनीस। और ऐसा करने का मकसद, मतलब क्यों करते वो ऐसा? मकसद बताया जाता है सत्ता पर कब्जा। प्लान ये था इस थ्योरी के हिसाब से कि शिवाजी के बड़े बेटे संभाजी महाराज, जो उस वक्त पन्हाला में थे, हाँ, उन्हें गद्दी से दूर रखा जाए और उनकी जगह शिवाजी की दूसरी पत्नी सोयराबाई, उनके बेटे राजा राम को गद्दी पर बैठा दिया जाए। राजा राम तब सिर्फ 10 साल के थे, ताकि असली कंट्रोल इन मंत्रियों के हाथ में रहे। बिल्कुल, पर्दे के पीछे से वही राज करें। और इसमें अन्नाजी दत्तो का नाम खास तौर पर आता है क्योंकि संभाजी महाराज से उनकी पहले से थोड़ी अनबन थी। अच्छा, अनबन क्यों? संभाजी ने उनके किसी भ्रष्टाचार के मामले को शायद उजागर किया था, ऐसी बातें हैं। हाँ, तो इस पूरी कहानी का आधार क्या है? कौन से स्रोत ये सब कहते हैं? आपने कहा बखरे। हाँ, मुख्य रूप से बाद की बखरें, शिव दिग्विजय,
चिटनीस बखर ये एक पूरी साजिश का नक्शा खींचती हैं। कैसे? मतलब क्या क्या हुआ उनके मुताबिक? उनके अनुसार जैसे ही शिवाजी महाराज ज्यादा बीमार पड़े, इन मंत्रियों ने रायगढ़ किले को एक तरह से बंद कर दिया, नाकाबंदी कर दी। नाकाबंदी मतलब संभाजी महाराज और सेनापति हंबीरराव मोहिते जो बाहर थे, उन्हें अंदर आने से रोका गया। शिवाजी महाराज का अंतिम संस्कार भी बहुत जल्दबाजी में कर दिया गया। जल्दबाजी में? हाँ, और खबर बाहर फैलने से पहले ही 10 साल के राजाराम का राज्याभिषेक भी कर दिया गया, फटाफट। बाप रे, ये तो पूरी प्लानिंग लगते है। लेख में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स थे ना, जैसे 3 अप्रैल को किले में माहौल अजीब था, तनाव जैसा, संभाजी को पकड़ने के आदेश भेजे गए। बिल्कुल, ये बखरें यही तस्वीर बनाती हैं, लेकिन यहीं हमें रुककर सोचने की जरूरत है। क्या? ये जो साजिश की पूरी कहानी है, ये लगभग पूरी तरह से बाद के स्रोतों पर आधारित है। बाद के मतलब कितने बाद के? शिव दिग्विजय, चिटनीस बखर, ये सब शिवाजी की मृत्यु के करीब 130-140 साल बाद लिखी गईं, 1818 के आसपास। ओह, तो काफी बाद में। हाँ, और इतिहासकार मानते हैं कि ये बखरें अक्सर सिर्फ ऐतिहासिक तथ्य नहीं होती, उनमें लोक कथाएं, सुनी सुनाई बातें, कभी-कभी लिखने वाले का अपना एजेंडा भी शामिल हो जाता है, नाटकीयता ज्यादा होती है। और सबसे बड़ी बात, उस वक्त के जो स्रोत है, जेधे शकावली या विदेशी रिकॉर्ड्स, उनमें इस पूरी साजिश का जिक्र क्यों नहीं है? यही इस जहर वाली थ्योरी की सबसे कमजोर कड़ी है। किसी भी समकालीन स्रोत में मराठा, अंग्रेज, डच, मुगल, कहीं भी मंत्रियों द्वारा जहर देने या रायगढ़ की ऐसी नाकाबंदी का कोई जिक्र नहीं मिलता। लेकिन डच रिकॉर्ड में शक तो जताया गया था। शक जताया था, पर उसे सिर्फ एक अफवाह या संभावना कहा था, जिसका कोई सबूत नहीं था, बस एक उड़ती हुई खबर। लेख में एक बात और थी कि शिवाजी की मृत्यु के बाद हंबीरराव मोहिते ने इन मंत्रियों को गिरफ्तार किया था, और ये बात जेधे शकावली में भी है। हाँ, ये बात सही है। तो क्या ये गिरफ्तारी साजिश का सबूत नहीं? ये एक जरूरी सवाल है। गिरफ्तारी हुई, ये सच है, जेधे शकावली में लिखा है, लेकिन समकालीन स्रोत ये नहीं बताते कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया। मतलब क्या उन्हें शिवाजी की हत्या की साजिश के लिए पकड़ा गया था, या ये शिवाजी की मौत के बाद जो सत्ता का संघर्ष शुरू हुआ, उसमें संभाजी महाराज का अपनी स्थिति मजबूत करने का एक कदम था? अच्छा, यानी ये पॉलिटिकल मूव भी हो सकता है। ज्यादा संभावना इसी की लगती है, क्योंकि उस गिरफ्तारी को शिवाजी की मौत के कारण से जोड़ने वाला कोई सीधा समकालीन सबूत नहीं है। वो सत्ता संघर्ष का हिस्सा ज्यादा लगता है। ठीक है, अब इस कहानी में एक और किरदार का नाम आता है, सुहेराबाई जी, राजाराम की माँ। कुछ बाद के स्रोत जैसे शिव दिग्विजय और सभासद बखर उन पर भी उंगली उठाते हैं। हाँ, सुहेराबाई पर भी आरोप लगे हैं, लेकिन ये आरोप भी मुख्य रूप से उन्हीं बाद के कम भरोसेमंद स्रोतों से आते हैं। समकालीन स्रोतों में कुछ नहीं? जेधे शकावली में उन पर कोई इल्जाम नहीं है, बल्कि उनके बेगुनाह होने के पक्ष में कई बातें कही जाती हैं। जैसे क्या बातें हैं? देखिए, सबसे अहम है संभाजी महाराज का खुद का बर्ताव। उस लेख में वीसे बेंद्रे की किताब के हवाले से संभाजी के एक कथित खत का जिक्र है। हाँ, जिसमें उन्होंने सुहेराबाई को स्फटिक जैसा निर्मल मन वाला कहा है। पर हमें ये याद रखना होगा कि इस खत की प्रामाणिकता पर सभी इतिहासकार सहमत नहीं है। अच्छा, ये पक्का नहीं है? हाँ, इसे मुख्य धारा का सबूत नहीं माना जाता। लेकिन जो बात ज्यादा पक्की है वो है संभाजी के काम। क्या काम? जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने सुहेराबाई को कोई सजा नहीं दी, बल्कि उन्हें सुरक्षा दी, सम्मान दिया, अपने सौतेले भाई राजाराम की शादियां करवाईं, और बाद में तो खुद राजाराम ने अपने बेटे का नाम संभाजी रखा। अच्छा। हाँ, तो अगर परिवार में इतनी गहरी दुश्मनी होती, अगर संभाजी को लगता कि सुहेराबाई उनके पिता की हत्या में शामिल थी, तो क्या ऐसा होता? ये बातें मिल नहीं खाती। लेख में एक और नजरिया था कि शायद सुहेराबाई खुद शामिल ना हो, पर मंत्रियों ने उन्हें बहका दिया हो। कुटिल मंत्रियों ने बुरी सलाह दी। ये मुमकिन है। हो सकता है कि अपने बेटे राजाराम को गद्दी पर बैठाने के लिए उनका जो शुरुआती समर्थन था वो मंत्रियों के दबाव में हो, या राजनीतिक मजबूरी हो, या उन्हें गुमराह किया गया हो, न कि वो खुद शिवाजी की हत्या चाहती थी। हाँ, और उनकी मृत्यु 1681 में हुई। किसी रिकॉर्ड में ऐसा नहीं है कि उनकी हत्या हुई या उन्हें शिवाजी की मौत के लिए कोई सजा मिली। तो उन पर लगे आरोप बाद की कहानियों और अटकलों जैसे ज्यादा लगते हैं। ठीक है, शिवाजी महाराज की मृत्यु के तुरंत बाद जो हुआ वो उत्तराधिकार का संघर्ष, वो भी इस पहेली का एक अहम हिस्सा है। पहले राजाराम को गद्दी पर बैठाया गया। हाँ, 21 अप्रैल 1680 को मंत्रियों ने राजाराम का राज्याभिषेक कर दिया, लेकिन संभाजी महाराज चुप नहीं बैठे। वो पनाला से निकले, लेकिन उन्होंने वफादारी संभाजी महाराज के प्रति दिखाई। ये बहुत बड़ा मोड़ था। सही। हंबीरराव के समर्थन से संभाजी रायगढ़ पहुंचे और जुलाई 1680 तक उन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले ली।
और फिर उन मंत्रियों को गिरफ्तार किया जिन्होंने राजाराम का साथ दिया था, अन्नाजी दत्तो, मोरोपंत, प्रहलाद पंत, जिसकी पुष्टि जेठी शकावली करती है। हाँ, लेख में ये भी लिखा था कि शायद शिवाजी ने मरते वक्त हम्बीर राव को कहा था कि संभाजी को ही राजा बनाना, और हम्बीर राव ने उन मंत्रियों को रोका भी था जो संभाजी को पकड़ने जा रहे थे। देखिए, हम्बीर राव मोहिते संभाजी के वफादार थे और उनकी मदद से संभाजी सत्ता में आए, ये तो पक्का है। लेकिन शिवाजी की वो खास सलाह या हम्बीर राव का मंत्रियों को रास्ते में रोकना, हाँ, ये बातें जिनका जिक्र लेख में शायद शिव भारत या बेंद्री जी की किताबों के हवाले से है, ये ज्यादातर बाद की व्याख्याएं लगती हैं या फिर कम पुख्ता स्रोतों पर आधारित हैं। अच्छा, ये उत्तराधिकार संघर्ष के घटनाक्रम को तो दिखाती हैं, लेकिन इन्हें जहर वाली थ्योरी का सबूत मानना ये थोड़ी खिंची हुई बात लगती है। ये घटनाएं सत्ता के लिए संघर्ष थीं, हत्या की साजिश का सीधा प्रमाण नहीं। तो इस पूरी बातचीत के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? एक तरफ प्राकृतिक मौत की बात है, पेचिस जैसी बीमारी जिसके लिए समकालीन सबूत हैं। दूसरी तरफ जहर और साजिश की कहानी जो बाद की बखरें कहती हैं। मतलब कुल मिलाकर क्या समझें? देखिए, अगर हम सिर्फ सबूतों की मजबूती देखें तो तस्वीर काफी हद तक साफ है। समकालीन स्रोत, चाहे वो अंग्रेजी हों, डच, मुगल या मराठों की अपनी जेठे शकावली, वो सब इशारा करते हैं बीमारी की तरफ। और ये स्रोत ज्यादा भरोसेमंद माने जाते हैं क्योंकि ये घटना के समय के हैं। बिल्कुल। और जो साजिश वाली थियोरी है, जहर वाली, वो टिकी है बाद के स्रोतों पर, जिनके बारे में हमने बात की कि उनमें नाटकीयता और शायद पक्षपात भी हो सकता है। हाँ, और डच रिकॉर्ड में जहर का शक जरूर है, पर वो भी सिर्फ शक है, सबूत नहीं। तो बिना किसी ठोस समकालीन सबूत के जहर वाली बात ऐतिहासिक अटकलबाजी ज्यादा लगती है। जाहिर है, इतने सालों बाद किसी चीज की 100% सच्चाई जानना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, खासकर जब स्रोत ही अलग अलग बातें कह रहे हो। बिल्कुल। यहाँ ये समझना जरूरी है कि कौन सा स्रोत कब लिखा गया, क्यों लिखा गया। समकालीन और बाद के स्रोतों का फर्क बहुत बड़ा है। वाकई दो बिल्कुल अलग तस्वीरें सामने आती हैं। हाँ, और एक बात और सोचने वाली है, शिवाजी महाराज जैसे बड़े शासक की अचानक मौत, वो भी कम उम्र में, और उसके तुरंत बाद सत्ता के लिए इतना बड़ा संघर्ष। हाँ, ये हालात ही ऐसे थे कि शायद बाद में साजिश की कहानियों को हवा मिली हो सकता है मौत का असली कारण बीमारी ही हो, लेकिन बाद में उत्तराधिकार के झगड़ों और कड़वाहट के साथ मिलाकर जहर की कहानियां बना ली गई। और मंत्रियों की गिरफ्तारी भी शायद उसी सत्ता संघर्ष का नतीजा थी, ना कि किसी हत्या की साजिश का। ज्यादा संभावना इसी बात की लगती है। तो ये थी हमारी कोशिश छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु से जुड़े अलग अलग पहलुओं और स्रोतों को समझने की। उम्मीद है इस बातचीत से ये जो जटिल पहेली है, इसके अलग अलग रंग देखने में कुछ मदद मिली होगी। हाँ, और इस चर्चा के आखिर में एक सवाल या एक विचार मन में रह जाता है जो इन्हीं स्रोतों और हालात से निकलता है। क्या? कि जब किसी बड़ी हस्ती के आसपास सत्ता का इतना बड़ा खेल हो, रिश्ते इतने उलझे हुए हों और मौत के बाद गद्दी के लिए लड़ाई छिड़ जाए, तो क्या ऐसी स्थिति में शक और साजिश की कहानियां अपने आप ही पैदा नहीं हो जाती, चाहे असलियत कुछ भी रही हो? ये सोचने वाली बात है।